चलिए मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सारे के सारे, सब के सब लोग। सो गुड आफ्टरनून अनुष्का, कुलदीप, ओके, रेडमी नोट, पवन, अनुष्का, मोहम्मद मोकीम, संजू, राजन। क्या आप सब लोग हमें सुन पा रहे हैं? कैन यू ऑल हियर? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे एक चीज गाइड करिए कि आप सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं? यू आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी? अगर मैं हिंदी माध्यम में यस सर। और इंग्लिश, वैसे इंग्लिश मीडियम अपना कौन कौन रखना चाहते हैं आप में से? यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोई इंग्लिश वाला भी है? इज देयर अ कैंडिडेट फॉर इंग्लिश मीडियम? अनुष्का, व्हाट अबाउट यू? हिंदी मीडियम। ओके, हिंदी मीडियम, ठीक है। सारे लोग हिंदी मीडियम के ही हैं। तो आज का ये सारा सेमिनार जो है ये मैं हिंदी मीडियम में प्रेडोमिनेंटली रखूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप लोगों को मीडियम से नहीं डरना है, नहीं डरना है, और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, हिंदी मीडियम, पवन कुमार जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखो, इंग्लिश का एक पेपर आता है क्वालिफाइंग मेंस में, जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उसमें एक हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर भी आएगा क्वालिफाइंग। और उसी तरह से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का होगा, उसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये हिंदी का पेपर होगा क्वालिफाइंग। तो आप लोगों को भाषा से इतना भी नहीं डरना है। 10वीं तक तो आप सबने हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं, ये चीज मैं बखूबी जानता हूं कि 10वीं कक्षा तक आप सब जो है इंग्लिश भी पढ़े हैं और हिंदी भी पढ़े हैं। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि भाषा से डरिए मत, भाषा से लड़िए। और अगर आप लड़ेंगे तो आप बड़े आराम से 25% जो है क्वालिफाइंग जो नंबर है, कम से कम जितने होने चाहिए, वो आप मेंस में ले आएंगे। तो सबसे पहली चीज, चलिए आज का सेमिनार अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पूरे 4:01 हो गए हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबका मेंटोर शुभम अग्रवाल, विद्यापीठ आईएएस एकेडमी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चाहे आप यूपी में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, एमपी में बैठे हैं, कुछ बच्चे राजस्थान के हैं यहाँ पर, कुछ ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ ऑफलाइन भी बैठे हैं हमारे पास। तो जितने आप सब बच्चे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आप सबको मैं एक मुबारकबाद देना चाहूंगा, आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा कि आपने जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और वो फैसला क्या है? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की सोचना। कुछ लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि आप अनमोल हो गए यहाँ पर, ये अनमोल के फ्रेंड, आपका नाम मैं नहीं जानता, चलिए जो भी है, मतलब आप कुछ लोग पहले से कर रहे होंगे, कुछ लोग करने की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये समझकर चलूंगा कि आप में से किसी भी इंसान को सिविल सेवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हाँ, यूपी से हैं, बिल्कुल ठीक, हिंदी मीडियम, राजन जी बहुत बढ़िया। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि जितने आप बच्चे हैं, आप में से किसी को भी यूपीएससी का यू तक नहीं आता, ये पता ही नहीं है कि सिविल सेवा होती क्या है। मैं हर चीज आप लोगों को एक एक करके बड़े प्यार से बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। मेरे पास समय बहुत है, आपको टेंशन लेनी नहीं है टाइम की। चलिए, ओके, कुलदीप सिंह जी, यू आर फ्रॉम पंजाब, तलवंडी साबो। सबका स्वागत है, चाहे कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है। चलिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं और कुछ बच्चे लिंक मांग रहे हैं, हम उनको दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सिविल सेवा या फिर देखो, सिविल सेवा का मतलब क्या है? आप बोलते हैं कि ये आईएएस का एग्जाम है, मैं बोल रहा हूं नहीं, ये आईएएस का एग्जाम
नहीं है। आप बोलते हैं सर मुझे आईपीएस बनना है, ये आईपीएस का एग्जाम है। मैं बोलता हूं नहीं, ये आईपीएस का एग्जाम नहीं है, सिविल सेवा का ये एग्जाम है। सिविल मतलब एक आम आदमी, सेवा मतलब जनता की सेवा करनी। तो आम आदमी की सेवा करने को सिविल सर्विस बोलते हैं। अब कौन कौन आदमी हो सकता है? देखिए, वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहा है एक बच्चा हो सकता है, एक वृद्ध बूढ़ी महिला हो सकती है जिसको उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया हो, वो एक अपाहिज इंसान हो सकता है, एक अपंग इंसान हो सकता है, वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर समलैंगिक या अलैंगिक या विलैंगिक या फिर किसी भी हिजड़ा कम्युनिटी का वो हो सकता है इंसान, हिजड़ा वर्ग का वो इंसान हो सकता है, किन्नर वर्ग का वो इंसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि किन्नर जो शब्द है या जो हिजड़ा जो शब्द है वो असंवैधानिक नहीं है। आप इन लोगों को इज्जत प्रदान करेंगे, इन लोगों को डिग्निटी से देखेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे, आत्मसम्मान से देखेंगे, इन लोगों की भी मान मर्यादा का पालन किया जाएगा हमारे देश में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के बारे में ये भी बोला है। फिर मान लीजिए कोई पीड़ित महिला है या महिला कोई एक्सपेक्ट कर रही है, बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना या हॉस्पिटल में उसकी फ्री डिलीवरी कराना, या फिर औरतों में बच्चों में खून की कमी है तो उनको खून या उनको फॉलिक एसिड की टेबलेट या उनको कैप्सूल दिलाने आयरन के, ये सब भी सिविल सेवा में ही आता है। तो सिविल सेवक का काम इतना सा है कि उसे जनता की सेवा करनी है। जनता का कोई भी पीड़ित वर्ग हो सकता है। देखिए, बहुत अमीर लोगों की सेवा की जरूरत नहीं है, अदानी और अंबानी की सेवा की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत पैसा है, वो गरीब नहीं है। गरीब इंसान की सेवा करना, पीड़ित इंसान की सेवा करना, वृद्ध इंसान की सेवा करना, बच्चे बच्चे की सेवा करना, पीड़ित महिलाओं की सेवा करना, ये सब सिविल सर्वेंट के काम है। सबसे पहली चीज तो सिविल सेवा इसे बोलते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील रॉय जी, आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। तो सिविल सेवा का पहला मतलब तो ये है कि हमें जनता की सेवा करनी है। सिविल मतलब आप लोग, भारत के वो लोग होंगे, मुझे उन लोगों की सेवा करनी है। इसी काम के लिए मुझे नौकरी पर रखा जाएगा। अब नौकरी पर रखेगा कौन? हर साल क्या होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, एक निकाय है, एक बॉडी है, एक संस्था है, एक आयोग है। ये आयोग क्या करेगा, हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करेगा जिसको सिविल सर्विस एग्जाम भी बोलते हैं या सिविल सेवा परीक्षा बोलते हैं उनको। तो सिविल सेवा जो परीक्षा है, ये हर साल एक ऐसी संस्था कंडक्ट करती है, आपका पेपर जो लेती है, उस संस्था को आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग काडर मिलते हैं या फिर पोस्ट मिलती हैं, आपको भर्तियां मिलती हैं आपको। उनमें से एक भर्ती को मैं आईएएस बोलता हूं, जिससे आप कलेक्टर बाबू बनते हैं, डीसी बनते हैं। एक को फिर मैं आईपीएस बोलता हूं, एक को मैं आईआरएस बोलता हूं, एक को आईएफएस बोलता हूं, आईआरटीएस। 26-27 ऐसी 30-32 ऐसी पोस्ट हैं जो आपको आईएएस का या यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सेवा परीक्षा, जब आप उसमें उम्दा मार्क्स लाएंगे, नंबर लाएंगे, उसके बाद आपको मिलती है। इसीलिए जो सबसे कॉमन पोस्ट होती है, उसे भर्ती होती है, उसे आप आईएएस बोलते हैं। इसीलिए इस एग्जाम का नाम भी एक आम आदमी क्या बोलता है, आईएएस एग्जाम। इसीलिए इसको आईएएस एग्जाम कहा जाता है। वैसे आईएएस एग्जाम नहीं है, ना ये आईपीएस एग्जाम है। तो ये चीज ध्यान रखिए। कुछ बच्चे मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं, सर मुझे आईपीएस का पेपर क्लियर करना है, मुझे आईआरएस का पेपर क्लियर करना है, मुझे आईएफएस फॉरेन सेवा का पेपर क्लियर करना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं हिंदुस्तान के, और मुझे राजदूत बनना है सर, मुझे भारत का एम्बेसडर बनना है चाइना में या अमेरिका में या जापान में या रशिया में या फिर यूरोप में, मुझे राजदूत बनना है सर। तो राजदूत बनने के लिए या पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए कोई अलग पेपर नहीं है, एक ही परीक्षा है जिसका नाम है सिविल सेवा परीक्षा। यहां तक कोई टेंशन, कोई पीड़ा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. जी जी जी।
कोई भी दिक्कत किसी को, मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जब हमारी क्लासें चलेंगी उनमें भी आप ऐसे ही लिखें बोलेंगे। हमें इंटरेक्ट करना है, हमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप फर्रुखाबाद हैं या आप पंजाब में बैठे हैं या आप दिल्ली में बैठे हैं या चंडीगढ़ में बैठे हैं। जितना अटेंशन हम यहाँ बैठे बच्चों को देंगे जो मेरे सामने हैं, उतना ही अटेंशन हम किसी भी और जगह बैठे बच्चों को देंगे। तो उस चीज की आपको चिंता कदाचित भी नहीं करनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हुई। अब आगे चलते हैं, आईएएस एग्जाम करना क्यों है या बनना क्यों चाहिए मुझे आईएएस। देखो एक सिंपल सी चीज है, आईएएस बनने के लिए या सिविल सेवा परीक्षा करने के लिए आपको मोटिवेशन, अंदर से आपको जज्बा भी होना चाहिए। तो वो जज्बे के लिए मैं 2 या 3 चीजें बताऊंगा। आप आईएएस क्यों बने या आईएएस की तैयारी क्यों करें। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। जी हाँ, अनुराग जी आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। अनुष्का आप कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं, क्या क्या उसके उसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज छुपा है। यस। लविश कुमार आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। जी बताइए बताइए। यस, कोई भी बोल सकता है। सर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि जनता के मतलब सेवा करें। जनता की सेवा, सेवा करता कोई नहीं है। सब कहते हैं कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जाओ जाकर अपने कलेक्टर बाबू के दफ्तर में जाओ और बोलो मुझे सेवा करवानी है। सेवा करेगा, हजामत करेगा, मुझे नहीं पता क्या करेगा। और कोई जवाब, और कोई जवाब किसी के पास, किसी भी और बच्चे के पास कोई और बढ़िया जवाब। ये तो इंटरव्यू में बोलिएगा ही कि हम सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, पवन कुमार जी कह रहे हैं चाहत नहीं है, जरूरत है हमारी आईएएस बनना। जी हाँ बिल्कुल, आप ये चीज बोल सकते हैं कि सर ये हमारी जरूरत है। मेरे घर पर 2 वक्त की रोटी नहीं है सर, या मैं बहुत गरीब घर से हूं और मुझे, या मैं हिंदी माध्यम से एक गांव का मैं एक विद्यार्थी हूं। तो मुझे सर एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहिए जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके। देखिए आप कोई भी नौकरी जो करते हैं उसमें आपके घर का खर्चा चलता है। आप अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपनी धर्म पत्नी जी आपने अपने पति परमेश्वर को जो है आप पूजते हैं। किसी को भी, हस्बैंड वाइफ कोई भी आईएएस बन जाए तो आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप बाहर पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, आप समाज का भी ख्याल रखेंगे, ये भी वहां पर मोटिवेशन है। तो बहुत सारी ऐसी मोटिवेशंस हैं जिनमें आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है भैया हम लोग जो हैं आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप डॉक्टर नहीं हैं, फिर भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो हॉस्पिटल हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। आप टीचर नहीं है, आप प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के स्कूल जो है वो अच्छे चल रहे हैं। आप लोग, अनिकेत इधर आइए, इनका फोन अटेंड कर ले और पूछ ले क्या कह रहे हैं, यही बैठ बाहर जाके। तो आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर नहीं है, फिर भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अस्पताल अच्छे चल रहे हैं। आप लोग कोई प्रोफेसर या पढ़े लिखे प्रिंसिपल नहीं है, आप लोग फिर भी ये चीज का अश्योरेंस दे सकते हैं या पूरा परिपक्वता से बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज अच्छे चले। आप लोग इंजीनियर नहीं है, फिर भी आप ये देख सकते हैं कि भारत की जो सड़कें हैं या जो भारत के पुल बन रहे हैं वो अच्छे से, वो अच्छी व्यवस्था में है, या फिर वो बारिश आने पर बह नहीं जाते, वो बह नहीं जाते बारिश के साथ, एक बाढ़ के साथ ही। आप लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हैं, फिर भी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या हिंदुस्तान ने जो एटमी बम बनाए हैं पाकिस्तान के ऊपर गिराने के लिए, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ तो लिंक बोलो टेलीग्राम पर है। हाँ तो लिंक टेलीग्राम पर है बच्चों, ये चीज आपको पहले हम बहुत बार बोल चुके हैं कि लिंक टेलीग्राम पर आएगा। आप लोग फिर भी पूछते रहते हैं। चलिए, और फिर आप लोग इनमें से कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सरकार सिर्फ क्या दे रही है, सिर्फ आप लोगों को 21 साल की उम्र
और आपको किसी भी डिग्री में ग्रेजुएट होना मांगता है। आपको सिर्फ पास होना है अपने ग्रेजुएशन के नंबर में, आपको कोई अव्वल नहीं आना, आपको 98% नहीं चाहिए। आप सिर्फ 21 वर्ष के हो, हिंदुस्तानी हो। दूसरी चीज और तीसरी चीज जो है, आप पास हो जाएं अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा में, तो आप लोगों को सिविल सेवक बनने की अनुमति सरकार देती है, मौका सरकार देती है। आपको कुछ भी खास नहीं चाहिए। मतलब आप कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई लॉयर नहीं है। आरबीआई के गवर्नर कौन है इस वक्त? कोई बच्चा बता सकता है ऑनलाइन? पारस अभी बाद में बात करेंगे 11th में कौन सी स्ट्रीम लेंगे, ये आपका निजी मामला है, इस पर आप मुझसे फोन पर डिस्कस कर सकते हैं। या आरबीआई का गवर्नर कौन है इस वक्त, क्या कोई बता सकता है मुझे? यस, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? बताइए कोई बच्चा। एनीवन? आप सब हिंदी माध्यम से हैं? ओके, शशिकांता दास, वेरी गुड संजू, यस, द आरबीआई गवर्नर इज शशिकांता दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे के सारे भारत की अर्थव्यवस्था देखता है और इकोनॉमी देखता है, और इसका जो गवर्नर है, जो इसका हेड है, चीफ है, वो है शशिकांता दास। लेकिन इस इंसान ने क्या अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा पीएचडी करी हुई है? नहीं, हिज डिग्री इज एमए हिस्ट्री। जिस इंसान ने इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल करी है, उच्चतम डिग्री हासिल करी है, वो इंसान, एक आम इंसान, आपके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक तरह से चला रहा है। अजीत डोवल, आईपीएस। क्या इन्होंने कोई बहुत तगड़ी सिक्योरिटी स्टडी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से करी है, या जेएनयू से इन्होंने बहुत कुछ इस विषय में क्या इन्होंने पढ़ा है? नहीं, ये भी एक आम ग्रेजुएट है आपकी और मेरी तरह। तो फिर भी हम डॉक्टर नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, हम वकील नहीं है, हमने वकालत नहीं पढ़ी, हम लॉयर नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, फिर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी हम इस चीज का एश्योरेंस दे सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अच्छे से चले। तो सिविल सेवक जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट नहीं होता। सिविल सेवक जो होता है वो एक बहुत ही आम इंसान होता है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई भी बच्चा बोल रहा है। जी, सिविल सेवक जो होता है वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, उसे हम जर्नलिस्ट बोलते हैं, उसे हम सामान्य अध्ययन पढ़ने वाला इंसान बोलते हैं। और यही चीज आपको यूपीएससी पूछेगा। आपको सामान्य अध्ययन या आपको जनरल अवेयरनेस, आपको थोड़ी बहुत जानकारी अपने देश और दुनिया की होनी चाहिए। किन विषयों पर होनी चाहिए वो आगे बताता हूं। दूसरा कारण कि आप सिविल सेवा परीक्षा करें या सिविल सेवक आप बने या एक आईएएस अफसर आप बने, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इट गिव्स यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब कामयाबी। ये आपको ऊपर से ऊपर स्तर की, उच्चतम स्तर की कामयाबी देता है बहुत कम उम्र में। बहुत ही कम क्वालिफिकेशन में, बहुत ही कम पैसे में, और बहुत ही कम समय में। मान लीजिए आप 21 साल के हैं और आपने बीए पढ़ा है और आपके पास कोई 1 करोड़ रुपया नहीं है जिंदगी में, और आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है, तो भी आप जो कामयाबी जो आप पाएंगे वो एक आईएएस अफसर की पाएंगे। कि आपको दिन में, जब आप एक अच्छे आईएएस अफसर बन जाएंगे, जब आप 25 साल के होंगे, तो आपके राज्य का सीएम जो है
चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो लालू प्रसाद है, चाहे वो भगवंत मान है या मनोहर लाल खट्टर है, चाहे वो राम कुमार है हिमाचल से, चाहे वो कोई भी है, वो आपको दिन में 4 या 5 फोन करेगा। जब आप 25 साल के हो जाएंगे, सोचिए, और जब आप 30 साल के हो जाएंगे तो आपको देश का पीएम जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, आपको दिन में 10 से 12 बार फोन करेंगे। इतनी कामयाबी, इतनी अचीवमेंट, इतनी ऊंचाई दुनिया की किसी भी नौकरी में नहीं है। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर आ जाती है, आपके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि दुनिया आपको क्या कहे, धरती पर भगवान कहे। आपके पास इतनी पावर आ जाती है, इतनी आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप लोग किसी का घर बनवा सकते हैं, किसी को रोटी दे सकते हैं, किसी को स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि आप ही सरकार हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मंत्री तो आते जाते रहेंगे, पार्टियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन ये देश, ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ये समाज, ये किसके कंधों पर चलेगा? सिर्फ एक आईएएस अफसर के कंधों पर चलेगा। यस, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा जब शक्ति का संतुलन आपके पास हो जाता है तो उसमें आपकी नैतिकता जो है वो भी दर्शाएगी और आपको बहुत ज्यादा जिम्मेवारी भी मिल जाएगी। उस शक्ति का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो वो शक्ति आपकी जिम्मेदारी में तब्दील हो जाएगी। That authority, that power would convert into your responsibility towards the आम आदमी, towards the nation। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि आईएएस क्यों बन सकते हैं? आपके पास इतनी ज्यादा चीजें होती हैं जनता की सेवा करने के लिए। आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं आपको एक उदाहरण तौर पर देता हूं। देखिए, एक कहानी सुनी है हमने कि वाराणसी में, बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, और बनारस में जो इतने सारे मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में क्या होता है, उन सब मंदिरों में बहुत सारे फूल चढ़ते हैं। लेकिन बनारस में एक और चीज भी है, और उन फूलों को ऑब्वियसली हम गंगा में या जल में प्रवाह कर देते हैं, और गंगा मैया पर हम हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहां से कि एक तरफ तो है बनारस, उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों में बहुत सारे फूल चढ़ते हैं। इन फूलों को मैं कहां पर प्रवाह करता हूं? गंगा मैया में या जल में प्रवाह करता हूं, और उससे गंगा मैली भी होती है। तो हर साल आपका देश कम से कम 50,000 करोड़ गंगा की सफाई अभियान में खर्च करता है। लेकिन बनारस में एक तरफ तो मंदिर हैं, दूसरी तरफ बनारस में एक और बहुत बुरी चीज है, जो बनारस की विडोज हैं या फिर विधवा औरतें हैं जो बनारस। इन विधवा औरतों को शायद इनके पति से बिछड़ गई हूं, ऑब्वियसली इनके पार्टनर नहीं है इनके पास, या इनके बच्चों को उन्होंने घर से निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली बुजुर्गों को हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को हमें लगता है कि जरूरत नहीं है हमें उनकी, हम उनको घर से निकाल देते हैं या फिर वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। तो हम ये सब चीजें करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ। तो बनारस में हमें ये चीज पाई गई। तो एक आईएएस अफसर ने, कलेक्टर बाबू ने क्या किया, उन्होंने बोला मंदिरों में फूल तो चढ़ाओगे, लेकिन उन फूलों को हम गंगा में प्रवाह नहीं करेंगे। उन फूलों को हम सीधा कहां ले जाएंगे? उन फूलों को हम सीधा एक फैक्ट्री में ले जाएंगे, और इस फैक्ट्री में हम फूलों की महक का इस्तेमाल करेंगे। हम वहां पर इत्र जो है, इत्र का वहां पर हम प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इत्र उद्योग में हम इन फूलों को इस्तेमाल करेंगे। जो ये 50,000 करोड़ गंगा मैया की सफाई में लग रहा था, इसमें से बहुत खर्चा बच जाएगा। दूसरा, जो ये वाराणसी में औरतें थी, ये जो विधवाएं थी, इन औरतों को मैं उस फैक्ट्री में क्या दे दूंगा? रोजगार।
आम के आम, गुठलियों के नाम। दिस हाउ एक तीर से दो शिकार होते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर की समझ कितनी दूर तक गई कि उस इंसान ने क्या किया, जो वाराणसी की, बनारस की जो विधवाएं औरतें थी, उन औरतों को उन्होंने आत्मसम्मान की जिंदगी प्रदान कर दी, उन औरतों को खुशहाली की जिंदगी प्रदान कर दी, उन औरतों को भुखमरी से, भीख मांगने से और उनको इन सब चीजों से बचा लिया, और उसके साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी हो गई। क्या किसी को यहां तक कोई शक है? तो मैंने साबित कर दिया है कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप दुनिया में इतने काम भी कर सकते हैं कि आपको यहां पर धरती पर भगवान माना जाए। क्या ये यहां तक किसी को कोई टेंशन, कोई पीड़ा? अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी तक तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप लोग सिविल सेवक क्यों बने। आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, आपको एक जज्बा प्रदान कर रहा हूं, आपको एक कारण दे रहा हूं, आपको एक रीजन दे रहा हूं कि आप लोग आईएएस अफसर बन सकते हैं या यूपीएससी का आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं। आगे चलें। यस पीपल, शैल वी मूव फॉरवर्ड? अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा आगे चलो। आप लिख भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे चलें? यस सर, आगे ठीक है। मजा आ रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है? नहीं बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या है, ये तो मैंने बताया कि आईएएस होता क्या है और आईएएस क्यों बनना चाहिए। ठीक है, अनके तू कर ले। आईएएस होता कौन है और आईएएस क्यों बनना चाहिए, ये तो ये वाली चीज है। अभी इसके बाद क्या है, आईएएस बन कौन सकता है? Who can become an IAS officer? ये आईएएस ऑफिसर कौन बन सकता है? देखिए, एक सिंपल सी चीज है। एक आईएएस ऑफिसर कोई भी 21 साल का इंसान बन सकता है। उसके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, चाहे उसके पास बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे वो बीएससी किया हो, चाहे वो लॉ पढ़ा हो, चाहे वो साइंस पढ़ा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी डिग्री, चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमफिल हो, कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है। सिर्फ आपको क्या होना है, पास होना है। या सुनील रॉय जी, कृपया अपने आप को म्यूट रखें, वरना मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। शुक्रिया। हाँ सुनील रॉय जी, अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज जी। सोनू वर्मा जी, आप भी अपने आप को म्यूट रखिए, वरना मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा करना पड़ेगा। शुक्रिया। सो यू मे हैव एनी डिग्री, आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, किसी भी विषय में हो सकती है। आपको सिर्फ पास होना है, 21 साल का होना है। अब बहुत बच्चे मुझे ऐसे पूछते हैं कि सर हम गांव से हैं। एक लड़के का कल फोन आया और बड़ा घबराया हुआ था कि सर मैं गांव से हूँ, एमपी के किसी गांव से था वो लड़का, और सर हमें बहुत हिचकिचाहट है, हम बनना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या करें। तो क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप गांव से हैं? नहीं। आप चाहे शहर से हैं, चाहे आप गांव से, मैं भी गांव से हूं, मैं कोई शहरी बाबू नहीं हूं, मैं गांव से हूं, मैं एक आम इंसान हूं। मैं भी आईएएस की तैयारी अगर करवा सकता हूं तो आप लोग आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबको बहुत एक ज्यादा डाउट रहता है भाषा। देखिए, भाषा भी निर्भर नहीं करती आपके आईएएस बनने पर। ठीक है, मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, मैं हिंदी में पढ़ाता हूं,
लेकिन क्या आप लोग अपनी मातृभाषा में पेपर नहीं दे सकते? बिल्कुल, ये परीक्षा आप लोग अपनी मातृभाषा में भी दे सकते हैं। आप इनफैक्ट 22 भाषाओं में इस परीक्षा को लिख सकते हैं। जो संविधान के अनुच्छेदों में दी हुई हैं भाषाएं, जो संविधान के शेड्यूल में दी हुई हैं भाषाएं, हम उनमें से 22 में से कोई भी भाषा में इस परीक्षा को लिख सकते हैं। जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये सब भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में हम इस एग्जाम को और भाषा सिर्फ आपकी बात कहने का माध्यम होता है। आप वही बात किसी भी भाषा में बोल सकते हैं और आपका सिर्फ अंदाज बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि कहने को तो कोई बात नहीं, अंदाजे बयां ही बात को बदल देता है। तो उसी तरह जिस तरह से आप अपनी बात को अंदाज को बयां करते हैं, आप अंग्रेजी में बयां करें अपने आप को, आप हिंदी में करें, आप इंग्लिश, किसी भी भाषा में करें, आप जो यूपीएससी अलाउ करता है। इंटरव्यूअर्स भी आपको कॉर्डियल रहेंगे, किसी भी भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी भी भाषा में आप मेल्स लिख सकते हैं। आपको भाषा जब आप चुनेंगे तो पेपर आपका उसी भाषा में आपको मिलेगा, जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको वो उसी भाषा में मिलेगा। आपको इस चीज से घबराना नहीं है कि मैं किस भाषा में लिख रहा हूं। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर ज्यादा जरूरी है और कोई भी चीज यहाँ पर जरूरी नहीं है। द सेम आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी लैंग्वेज। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, हिंदी में कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, पंजाबी में मेरा तेरे नाल जी आ गया, मेरा तेरे ते जी आ गया, मैं तेन प्यार करदा हां, है ना, मैं तेरे नाल इश्क करदा हां, इश्क। और गुजराती में अमी तुम्हारी भालोबाशी, बंगाली में। सो यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का प्रयोग आप करें, यूपीएससी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उस भाषा में आप बोल क्या रहे हैं, उस भाषा में लिख क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, वो चीज आपके आईएएस बनने या ना बनने पर वो एक फैक्टर होगा। और भाषा आपका माध्यम आपका कोई भी हो सकता है। हम आपको स्टडी मटेरियल अंग्रेजी में भी देंगे और हिंदी में भी देंगे। ये सेमिनार आज का मैं स्पेसिफिकली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ले रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी वाले ये मत सोचें कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कैन स्पीक सम एक्सप्लिसिट इंग्लिश। इट इज जस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे आर इन हिंदी मीडियम, तो तभी मैं हिंदी भाषा का उच्चारण या प्रयोग कर रहा हूं। अंग्रेजी में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। और कोई फर्क नहीं है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आप हिंदी में बोलेंगे और इंडिपेंडेंस मूवमेंट आप इंग्लिश में बोलेंगे, और कोई भी फर्क नहीं है। तो ये तो था आईएएस की एलिजिबिलिटी की, कौन आईएएस बन सकता है। अब आईएएस का पैटर्न डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें पैटर्न क्या है, क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, तो प्रीलिम्स परीक्षा, इसमें क्या होगा, दो पेपर होंगे। एक तो मॉर्निंग का होगा, सुबह का होगा। ये पेपर जो होगा सुबह 9 से 11 होगा या 9:30 से 11:30 होगा। इसमें 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 100 सवालों में यूजुअली 50%, 40 से 50% जो है आपको अंक लाने होते हैं, जो कट ऑफ होती है आपकी। पिछली बार 88 गई है। और इसका सिलेबस क्या है, सारा का सारा 6ठी से लेकर 12वीं तक जितने आपने विषय पढ़े हैं, ये सारा आपका सिलेबस है। चाहे आपने पॉलिटी पढ़ा है या राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं आप, राज्य व्यवस्था आपके देश की, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है या जिसको मैं भूगोल बोल देता हूं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है जिसको मैं भारत का इतिहास बोल देता हूं, आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है जिसको मैं भारत की अर्थव्यवस्था बोल देता हूं, तो आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, आप लोगों ने तकनीक पढ़ी है, टेक्नोलॉजी पढ़ी है, आपने, आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हैं बचपन में। 6ठी से लेकर 12वीं तक जो आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपका सिलेबस हो जाता है।
एक शाम को पेपर होता है जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये पेपर 1 हो गया प्रीलिम्स का। ये पेपर 2 जो हो गया एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स के और थोड़ा बहुत हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके सारांश आएंगे आपको, इसके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे आपको। मैथ्स कौन से लेवल का होगा? 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के लेवल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। यही लेवल का मैथ्स होगा। इसी तरह के सवाल जवाब आपको किए जाएंगे। ये पेपर जो होता है, जो दूसरा वाला शाम वाली शिफ्ट का होता है, इसमें 80 सवाल होते हैं और इन 80 क्वेश्चंस को आपको वही 2 घंटे में करना होता है। इन 100 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में करना होता है। इसमें और कोई खास बात नहीं है। इस 80 सवाल में से आपको क्वालिफाई सिर्फ 27 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 33% कट ऑफ आपको पार करनी होती है। ये होती है आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा। इसके साथ एक और चीज है, ये जो विषय हैं 6ठी से 12वीं, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो होते हैं, ये आप अखबारों से पढ़ते हैं। ये रोज की देश और दुनिया की जो व्यवस्था है, चाहे देश की इकोनॉमी है, चाहे देश की पॉलिटिक्स है, चाहे देश की कहीं करप्शन हो रही है, घूसखोरी हो रही है, गरीबी है, कहीं पर नारियों का उत्पीड़न हो रहा है, स्त्री का उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ जुर्म जो है वो बढ़ रहे हैं, रेप और हत्या की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं आपके देश में। अभी हिंदू मुसलमान का जो तर्क वितर्क चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कुछ अपशब्द कहे गए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी नेता के, राजनेता के, और उस पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं आपके देश में, ये आम है। तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। कहीं पर कोई प्रगति हो रही है, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कुछ विकसित हो रहा है आपके देश में, कोई सरकार ने नई स्कीम चलाई है, चाहे पिछड़े वर्गों के लिए चलाई है, SC ST के लिए चलाई है, चाहे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए चलाई है कोई स्कीम, चाहे औरतों के लिए कोई स्कीम चलाई है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोई समुद्र सेतु स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब आपको कहां से मिलता है? हाँ, समारा दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक सुबह होता है और एक शाम को होता है। क्योंकि सुबह और शाम एक ही दिन होती है समारा। आज अगर सुबह थी तो आज शाम भी होगी। तो मैंने अगर बोला कि ये सुबह को होता है और ये शाम को होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परसों शाम को होगा, ये आज की शाम को ही होगा। 2 घंटे आपको सुबह निकालने हैं, 2 घंटे आपको शाम को निकालने हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि आप लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछते रहिए, मेरा भी मन लगा रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सा अखबार पढ़ें? देखिए, जो तो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जनसत्ता, इस अखबार को जरूर पढ़ें और रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये अखबार नहीं पढ़ते तो आप IAS अफसर नहीं बनेंगे। इस अखबार के बिना आप लोग IAS का पेपर नहीं क्लियर करेंगे। जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, द वंस इन इंग्लिश मीडियम में स्विच टू द हिंदू। आप हिंदू पढ़िए, यू रीड इट एवरी डे। हाउ टू रीड इट, अखबार कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है ये बता दिया, कैसे पढ़ना है इसका एक दिन एक और सेमिनार ले लिया जाएगा कि हमें अखबार को किस तरह से पढ़ना होता है। कल ही लीजिए, परसों लीजिए, कल परसों हम फिर मिल लेंगे शाम को इसी टाइम 4-5 बजे। उस दिन आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको एक अखबार पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेंस की परीक्षा आ जाती है। जो मेंस की या मुख्य परीक्षा है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेंस की या मुख्य परीक्षा में क्या होगा? एक तो एसे पेपर होगा, जिसमें आप 2 निबंध लिखेंगे 1200 शब्दों के, और 3 आवर्स आपके पास होंगे। जो आपने प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन पढ़ा, उसके 4 पेपर यहां पर
होंगे GS 1, 2, 3 एंड 4। इनको अगर विस्तारित करना है, अगर इनको इलेबोरेट करना है, तो मैं वो भी कर देता हूं। GS 1 में क्या होगा आपका हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री कौन सी? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आएगी। आपकी कल्चर मतलब आपकी संस्कृति है ना, आपकी हेरिटेज आएगी, कल्चर एंड हेरिटेज। आपके देश की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब आपकी आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम है। और कल राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन भी था। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, वो भारत की भूमि पर 100 बार अपनी जान न्यौछावर करना चाहते थे, कुर्बानी देना चाहते थे, ताकि वो 100 बार भारत माता की भूमि पर फिर से जन्म ले सकें। इतने बड़े देशभक्त थे। उन्होंने वो पंक्तियां भी मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास समय है 2 मिनट का। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक दूजे से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, मैं जिसे भी देखता हूं चुप तेरी महफिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, खींच कर लाई थी सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो आप लोग जीते जी और जीने के बाद भी, अगर कोई और भी इस पृथ्वी पर, अगर कोई और भी जन्म लें आप, तो भी आप ये नहीं भूल सकते जो कुर्बानियां हमारे लोगों ने हमारी भारत को आजाद करवाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप दाद भी दे सकते हैं मुझे। आप कुछ, या यू कुड से समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच। या चलिए, ऐसे पेपर में GS 1 में क्या होता है? GS 1 में हिस्ट्री पढ़ी जाती है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ा जाता है, थोड़ा सा भूगोल पढ़ा जाता है, थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है। सो यू रीड समथिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सामाजिक विषय है, समाज के बारे में, या भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। शुक्रिया कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। सो आप लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग जियोग्राफी या भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या फिर अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। GS 2 जो है वो बिल्कुल ही इंडिया का राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंसेस से बिल्कुल ओवरलैप होता है। पॉल साइंस ऑप्शनल में आपको बहुत काम आता है। इसमें आप सारा का सारा अपने देश की जो संविधान को पढ़ते हैं, देश में जो प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको आप पढ़ते हैं। गवर्नेंस को पढ़ते हैं, किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है, वो सब चीजें। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है, हाई कोर्ट कैसे काम कर रहा है, मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीजें आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। इसी में एक और पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हिंदुस्तान के संबंध उसके आसपास के देशों के साथ, अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ, मैं सारे करवाता हूँ। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीचे मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान। फिर आसियान के जो मुल्क आ जाते हैं, ये तो सार्क के मुल्कों के बारे में बताया। जो आसियान के मुल्क आ जाते हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ये सारे जो मुल्क, थाईलैंड, ये सारे जो आपके मुल्क हैं, इनके साथ भी हम भारत के संबंध पढ़ते हैं, और ये ज्यादातर अखबारों में आपको मिलते हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 3 में आपकी इकोनॉमी आ जाएगी, आपके देश की अर्थव्यवस्था आ जाएगी, आपके देश की खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर जो है वो, ग्राम उद्योग आ जाएगा, आपके देश का इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, उसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई प्रलय आ जाती है उसको कैसे मैनेज करना है आपको, वो चीज पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें वहां आ सकती हैं पेपर 3 में। पेपर 4 होता है आपका एथिक्स। एथिक्स पेपर में क्या होता है? जब आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं, जब आप DC बन जाते हैं, जब आप IAS बन जाते हैं, DC बनने के बाद आपको किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन दिया,
किसान आंदोलन, वो 3 जो कृषि कानून थे, कृषि उद्योग पर जो कानून बने थे, उनको नीचे लाने के लिए किसानों ने वहां पर आंदोलन किया। अब उस आंदोलन को किसानों को करने का हक था या नहीं था? बिल्कुल था। तो आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप वहां पर कलेक्टर लगे हैं गुड़गांव के पास, तो क्या आप उन पर लाठीचार्ज करवा देंगे किसानों पर? नहीं, आप लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में हर नागरिक का ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन की, कि वो सरकार का शांतिपूर्वक विरोध कर सके। अशांतिपूर्वक नहीं, वहां आप बंदूक नहीं लेकर जा सकते, शांति से। लेकिन अगर आप बैठे वहां पर, तो आपको विरोध करना सरकार का अलाउड है, किसी भी सरकार का। you have the right to protest against any government of the day if you feel, but that protest has to be a peaceful protest। तो निबंध पर अब ये सारे विषय आपने पढ़ लिए। निबंध यूजुअली इन्हीं सब विषयों का मिश्रण होगा। ऐसा नहीं है कि वो बचपन में जैसे माय फ्रेंड पर ऐसे याद आ गया, माय फ्रेंड पर ऐसे याद करके आप गए, लेकिन ऐसे आपसे पूछ लिया गया माय फादर का, तो आपने जहां जहां फ्रेंड पढ़ा था वहां वहां आपने फादर लगा दिया। तो अंग्रेजी में ऐसे कैसे बनेगा? फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर, बट गुड फादर्स आर वेरी रेयर। आई हैव मेनी फादर्स, मेरे बहुत सारे बाप हैं, बट बलवंत सिंह इज माई बेस्ट फादर। बलवंत सिंह मेरे सबसे अच्छे पिता हैं। He often comes to my house, वो मुझसे खेलने कूदने मेरे घर भी आते हैं। My mother loves him very much, मेरी माता जी उनसे बहुत प्यार करती हैं। फिर सर ने बोला था कि यार मॉरल देना है, पॉजिटिव कंक्लूजन देना है। आप लोग कहेंगे अ फादर इन नीड इज अ फादर इंडीड। जो बुरे वक्त में काम आए वही अच्छा बाप है। बेड़ागर हो गया आईएएस। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। मैं देख रहा हूं कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। चलिए, कुछ तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आई, हंसी आई आईएएस एस्पिरेंट की जिंदगी में। तो भैया आपको ऐसे ऐसे नहीं आएंगे। किन विषयों पर ऐसे आएंगे आपको? इन्हीं सब विषयों पर आपको ऐसे निबंध लिखने को आएंगे। आपको हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लिख दिया जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर या कृषि उद्योग के बारे में, हो सकता है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, औरतों के बारे में ऐसे आ जाए, हो सकता है गरीबी पर, भुखमरी पर, बीमारी पर, पॉवर्टी, हेल्थ एंड डिजीज, इन सब चीजों पर आपको ऐसे आ जाए। हो सकता है आपको कुछ फिलॉसफी, कोई गांधी जी की कोट आ जाए, कोई आपको गांधी जी की कोई कही हुई बात आ जाए आपको कि लिखो, इस पर निबंध लिखो। तो 8 विषय होंगे, 8 में से 2 विषयों पर आपने ऐसे लिखना है, भाग 1 और भाग 2। तो 2 ऐसे यहाँ पर आप इस तरह से, यहाँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई टेंशन किसी को होनी चाहिए। यस पीपल, आर यू एंजॉयिंग इट? इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई टेंशन, कोई पीड़ा? हाँ, मैं तो बहुत मजे से पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ क्लास में भी, देसी तरीके से पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझ आ जाता है, दिल तक पहुंच जाता है। ओके, कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं बहुत घैंट आ सर, तो बहुत बढ़िया गल है जो तुहानू घैंट लग्या कुलदीप सिंह जी, धन्यवाद थोड़ा। ऑल राइट अनुराग, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या है, अभी आप लोगों ने एसए कर लिया और आप लोगों ने जीएस कर लिया। इसके बाद एक वैकल्पिक विषय होता है, दैट इज योर ऑप्शनल पेपर। ये जो वैकल्पिक विषय होता है, इसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। आप इतिहास पढ़ लें, आपको इतिहास में रुचि है, आप इतिहास से पेपर दे दें। इस बार की जो रैंक 1 है वो इतिहास की बंदी है। आप पॉलिटिकल साइंस से दे दें। हमारे 2 बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से पिछले ही बैच से निकले हैं, रुद्राक्ष और शिवानी। रुद्राक्ष का गधे का 600 रैंक के आसपास आया है, लेकिन शिवानी जो है 122 रैंक लाई है। पक्का उसको डीसी या आईपीएस तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, एसपी तो लगेगी कहीं ना कहीं। किस्मत अच्छी हुई तो डीसी भी कहीं लग सकती है, वरना आईपीएस तो पक्का है। बाकी मुझे नहीं पता कि उसने फॉर्म में अपने कौन से विकल्प, कौन सी कैडर प्रेफरेंसेस भरी हैं और कौन सी पोस्ट उसने भरी है। सो वी नेवर नो क्या मिले उसको। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, या राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये भी एक ऑप्शनल है आपके पास, ये भी एक विकल्प है। आप साइंस लेना चाहें, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करना चाहें, मेडिकल साइंस लेना चाहें, एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना चाहें आप, है ना, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल, भूगोल आप ऑप्शनल लेना चाहें, आप इकोनॉमी, आप कॉमर्स, आप लॉ ऑप्शनल लेना चाहें,
या आप लिटरेचर ऑप्शनल लेना चाहें, हिंदी लिटरेचर आप पढ़ना चाहें, अंग्रेजी पढ़ना चाहें आप लिटरेचर, है ना, इतिहास, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यूजुअली ऑप्शनल वो लेना चाहिए जो आपको सारा का सारा जीएस पेपर में भी मदद करे। देखिए, अगर आप मान लीजिए हिंदी लिटरेचर या पाली लिटरेचर या कोई भी ऐसा ऑप्शनल आप ले लेते हैं, आपने मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया, मान लीजिए आपने साइंस, आपने फिजिक्स, या आपने भौतिक विज्ञान, आपने भौतिक विज्ञान ले लिया, भौतिकी कर लिया आपने, दिख नहीं रहा क्या? आपने भौतिक विज्ञान आपने ऑप्शनल ले लिया। अब क्या फिजिक्स जीएस में इतना ज्यादा पूछा जाएगा? देखिए, ऑप्शनल आपने भौतिकी ले ली, ठीक है, लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि ऑप्शनल के आपको 2 पेपर तैयार करने हैं और कम से कम 500 नंबर का आपको एक ऑप्शनल तैयार करना है। 1000 नंबर का मतलब 250 इंटू 4, 1000 नंबर के आपको सामान्य अध्ययन वाले पेपर तैयार करने, जीएस वाले तैयार करने। तो अगर आपका ऑप्शनल का अलग पढ़ना पड़ गया, ये अलग पढ़ना पड़ गया और आपस में इनका कोई संबंध नहीं, कोई तालमेल नहीं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट 2 साल का 3 साल का हो जाएगा। आपको कम से कम 1 साल इस पर लगाना पड़ेगा, अच्छे से 1 साल कम से कम इस पर लगाना पड़ेगा। अगर आपका ऑप्शनल पेपर जो है, वैकल्पिक विषय जो है, और वो सामान्य अध्ययन के विषयों से मेल खाता है, मिलता जुलता है, या अंग्रेजी में कहें तो ओवरलैप करता है, तो आप लोगों के लिए बहुत तैयारी ये आसान हो जाती है। इसीलिए जो मेरा अपना पसंदीदा ऑप्शनल है, देखिए हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे और मैंने 2 ऑप्शनल पेपर से तैयारी करी है। मैंने इतिहास भी पढ़ा है और मैंने पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा है। लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल्स। ये बहुत ही बढ़िया उम्दा ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सारा एसए में भी आपको हेल्प करेगा, जीएस 1, 2, 3, 4 में भी हेल्प करेगा। वो फिर किसी दिन बताऊंगा, मंडे ट्यूसडे बताऊंगा कैसे करेगा, कल परसों। और वो आपको ऑप्शनल तो है ही, या आप जो भी जीएस में पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा आपका पॉलिटिकल साइंस में भी काम आता है। तो इसलिए आपके लिए दोनों चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, विमलेश जी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक दोनों आईएएस होंगे या कोई भी पोस्ट मिल सकती है? जी, कोई भी पोस्ट मिल सकती है, लेकिन आप एक सिपाही की तरह इस एग्जाम को लीजिए। देखिए, सिपाही से कभी नहीं पूछा जाता कि आपको लद्दाख में जाकर लड़ना है, या आपको बाड़मेर जैसलमेर में जाकर लड़ना है, या आपको अंडमान एंड निकोबार या तमिलनाडु के तट पर जाकर लड़ना है आपको, या फिर आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर लड़ना है। सिपाही अगर आप बने हैं तो आपको लड़ना है बस। इसी तरह अगर आप आईएएस अफसर बने हैं ना, तो आपको लड़ना ही लड़ना है। आप ये मत सोचिए कि आप डीसी बनकर अच्छा लड़ लेंगे, एसपी बनकर अच्छा लड़ लेंगे, या फिर आईआरएस बनकर अच्छा लड़ लेंगे। ये सोच हमारे देश में अंग्रेजों ने डाली थी कि एक जो है वो दूसरे से बड़ा होता है, बेहतर होता है। मेरे एक दोस्त है, उनका एग्जाम्पल दूंगा, संजय कुमार जी हैं। टुंडला रेलवे स्टेशन पर वो क्या है, वो वहां के अधिकारी हैं, आईआरटीएस हैं। वो कोई डीसी नहीं है वहां के, वो आईआरटीएस हैं। लेकिन फिर भी उनका ओहदा इतना बड़ा है और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं उस रेलवे स्टेशन पर कि उस रेलवे स्टेशन के कारण वो सारे भारतवर्ष में उनके चर्चे हो रहे हैं। संजय कुमार गूगल करिएगा, आईआरटीएस। तो उन्होंने, कोई वो डीसी एसपी नहीं है, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, वो रेलवे चला रहे हैं, आपकी ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन उसी को वो इतने उम्दा तरीके से चला रहे हैं कि उसका जो उदाहरण है वो सारे देश भर में दिया जा रहा है। रेलवे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा उद्योग है रेलवे उद्योग, और 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी रेलवे में काम कर रहे हैं। अगर आपको रेलवे भी मिलती है, वहां पर भी आप बहुत अच्छा या बहुत उम्दा काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस चीज पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आईएएस बनने के बाद की बात है। विमलेश जी, पहले आप पेपर क्लियर करिए, फिर आप अपनी पसंद रखिएगा। अभी तक आपका प्री भी क्लियर नहीं हुआ है और आप अभी से आईएएस आईपीएस वाली बातें कर रहे हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये बातें आपको पढ़ने नहीं देंगी। आपको एक सीट चाहिए। बच्चे रिजर्वेशन वाली बातें करने लग जाते हैं मेरे साथ,
बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली की हम तो ब्राह्मण हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं है, वो इस जाति का है, उसको 9 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, वो 37 साल तक। भैया तुमने कितने साल तैयारी करनी है? सारी उम्र इस तैयारी में ही लगा दोगे क्या? 21 साल के हो, 22-23 साल तक खत्म करके इसको घर चलो और बनो डीसी। तुम्हें 10 साल थोड़ी इंतजार करना है। वो इंसान बेचारा पढ़ नहीं पाया होगा, या गरीब घर से होगा, या उसके हिस्टोरिकली उसके पिताजी अच्छे मतलब उसको कोई प्राइवेट स्कूल में दिल्ली अंबाला में या चंडीगढ़ में या बंबई में या बंगलोर में नहीं डाल पाए होंगे, पटना दरभंगा नहीं भेज पाए होंगे, इसलिए वो ऐसा रह गया। इसीलिए सरकार ने उसको मदद करने के लिए बोला है। लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो आप इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ और मेरा भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। सारे रैंक अच्छे होते हैं, मैं तो बोलता हूं कि सर्विस मिल जाए आपको, अच्छी सर्विस करिए, उसी में आपकी प्रगति बहुत ऊंची हो सकती है, आपको देश भर में जाना जाएगा। ये बात आपको आज नहीं पता लगेगी, जब आप बन जाएंगे फिर आपको पता चलेगी। तो दिस इज योर मेंस, ये मेंस का ओवरव्यू है। मेंस के बाद क्या आता है? आपकी इंटरव्यू आती है। 275 नंबर की इंटरव्यू आपकी होती है, और इसका भी कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। इसमें आपको सिर्फ आपकी परछाई, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंसानियत, आपकी सोच, उस पर निर्भर करेगा, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात उनके दिल तक, उनके कानों तक पहुंचा देते हैं, है ना। बहुत कम शब्द कहकर आप बहुत ज्यादा कह देते हैं, और आप बहुत सलीके से वहां पेश आते हैं, बहुत आदर सत्कार से आप वहां पेश आते हैं। तो ये सारी चीजें। हाँ, समायरा लैंग्वेज के 2 पेपर मैं बता चुका हूं पहले, शायद आप लेट ज्वाइन की होंगी। दोज पेपर्स आर ओनली क्वालिफाइंग पेपर। एक मातृभाषा आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी कोई भी मदर टंग में आप दे सकते हैं, प्लस एक इंग्लिश में आपको देना होता है। तो ये 2 भाषाएं होती हैं। इनके 300-300 नंबर के पेपर होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ आपको 75 अंक लेकर आने हैं। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, ये इसमें कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने 8वीं तक या 10वीं तक थोड़ा बहुत अंग्रेजी और थोड़ा बहुत हिंदी आपने पढ़ा है, अपनी मातृभाषा में पढ़ा है, तो आप इस पेपर में बहुत बखूबी अपीयर हो सकते हैं। आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है। वेरी वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है समारा आपको? सो वेरी इजी पेपर्स, इनको हम बात भी नहीं करते। इनफैक्ट हमारे बच्चे इनकी तैयारी भी नहीं करते। रुद्राक्ष शिवानी वाला जो बैच था पिछला वाला, मैंने उनको इस पेपर के लिए कोई भी तैयारी नहीं करवाई। सो यही चीज है। और सरोज झा सर भी हमारे बोलते हैं, जो हमारे और पैनल में मेंबर्स हैं, चाहे शाहिद अली जी हों, चाहे सरोज सर हों, चाहे प्रवीण कुमार सर हों, चाहे कोई भी जीएस के हों, सामान्य अध्ययन के टीचर हों, सौभिक मंडल जी हों, बंगाली, कोई भी हो, वो लोग भी इस चीज को नकारते हैं कि हमें लैंग्वेज पेपर की तैयारी नहीं करवानी, बच्चों का समय व्यर्थ हमें नहीं करना, ये चीज को हम मानते हैं। समारा, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ बच्चे? यस? ऑलराइट, मैं मानकर चल रहा हूं क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसके बाद आपकी इंटरव्यूज होती है। इंटरव्यूज में कोई सिलेबस नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाएगा। जितना हो सके सच बोलें, जितना सच बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। झूठ बोले, वरना फिर उस कॉन्फिडेंस से बोलें कि हर देश के नागरिक की जेब में 15-15 लाख रुपए डलवा दें, या फिर उस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलें कि हर देश में देश बदल रहा है, ये वो। अगर आप इतना झूठ बोल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है सच्चाई का मार्ग चुने, सबसे इजी मार्ग है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे। वो 5 लोग बैठे होंगे, उनका तजुर्बा, उनकी उम्र, उनकी क्वालिफिकेशन आप लोगों से कई दर्जे ऊपर है। तो इसलिए आप लोग उनको मूर्ख नहीं बना सकते। आप उन 20 मिनटों में, आधे घंटे में आप उनको बेवकूफ या पागल नहीं बना सकते। और घबराना नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं है कि पसीना आ जाए, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, पसीना आ रहा है और आप पानी मांगने लग गए कि सर मैं पानी पी लूं, मेरा बीपी लो हो गया, मुझे तो टेंशन हो गई सर। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। कोई भी सवाल का जवाब नहीं आता मान लो आपको, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सर नहीं आता, मैं पढ़ लूंगा, जी माफ कीजिएगा महोदय, मैं पढ़ लूंगा, मैं इसको फिर से सोच कर आऊंगा।
या मेरे अभी दिमाग में चिंतन नहीं हो रहा है। हो सकता है आप भी तो एक आम इंसान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सवाल का जवाब आप ना दें, आपको 10-15 नंबर कम मिल जाएंगे। औरों को अगर 200 मिल रहे हैं, आपको 180 मिल जाएंगे। औरों को अगर 170 मिल रहे हैं, आपको 150 मिल जाएंगे। लेकिन घबराइएगा नहीं, वो कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल मूक मूक रहेंगे, ऐसे बिल्कुल शांत रहेंगे, वो चुप रहेंगे, उनके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं होंगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को अजीब नहीं फील होना है, आपके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक अजीब सी खुशी होनी चाहिए आपको, जैसे मेरे चेहरे पर है। मेरे चेहरे पर मेरे सारे लेक्चर में या सेमिनार में जब मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अभी मेरा ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस, मैं कोशिश क्या करता हूँ, आई कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, कि हंसते रहो यार, क्या लेकर जाना है, हंसते रहो, प्यार से लेक्चर दो अपना, प्यार से बच्चों को समझाओ, वो बात उनको ज्यादा समझ, चाहे बच्चे चुप भी बैठे हैं, फिर भी मेरा काम है एक, हाँ हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। हंसेंगे तो उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपको सिर्फ मुस्कुराना है, इतना करना है। और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप फाइनली एक आईएएस ऑफिसर। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो क्या होगा। यस, मैंने अपनी बात खत्म कर दी है, मैंने अपनी बात बता दी है आप लोगों को। अब आप मुझे बताएं, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो क्या होगा। यस, व्हाट विल हैपन। जब आप आईएएस का पेपर सर क्लियर अपने कर लेते हैं तो क्या होता है। यस, बोलिए विमलेश। सर अपने कार्यकाल में लग जाएंगे। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में लग जाएंगे। तरुण कुमार बोल रहे हैं सर ट्रेनिंग हो जाएगी। ओके, मोहम्मद मोकीम भी बोल रहे हैं कि सर ट्रेनिंग होगी। ये इसमें तो कोई खास बात नहीं है। और कोई, दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन, अगर कोई मुझे जवाब अच्छा लगा तो मैं उसको चॉकलेट दूंगा, बढ़िया वाली, बेल्जियम से लाई गई, यूरोप से लाई गई। हाँ जी, यस हेलो जी सुनील, जी जी कुलदीप, बोलिए बोलिए कुलदीप। ਸਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਐਸ ਬਣ। ठीक है, बहुत, ये भी बहुत उम्दा जवाब है। अगर आप यहाँ होते मेरी क्लास में तो मैं आपके लिए तालियां भी बजवाता, कि जो समाज में हम जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, हम उसको पूरा कर देंगे। जो हमने सोचा है, जो हमने जनता के लिए ठाना है, या खुद के परिवार का सर ऊंचा करना है, वो करेंगे। जो काम मिलेगा वो काम करेंगे। पवन कुमार भी सही बोल रहे हैं। देखो ये तो सब आम जिंदगी है। मैं कहता हूं जब आप आईएएस बन जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। यस, जब आप आईएएस बन जाएंगे आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। I hope you enjoyed this lecture as much as I enjoyed delivering it to you. मुझे उम्मीद है कि जितना मजा, जितनी शांति, जितना सुकून मुझे ये सेमिनार देने में आप लोगों को लगा, उतना ही आपको चंद 10-15 लोगों को भी लगा होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमें इनबॉक्स करिए, फी डिटेल्स वगैरह, बैच की डिटेल्स, टाइमिंग्स, कैसे होगा, कौन पढ़ाएगा, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर क्लियर हो जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप हमें फोन करके भी पूछ सकते हैं अगर कुछ आपने पूछना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेमिनार अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो गूगल पर जाइए और हमारे वहां रिव्यूज हैं, वो रिव्यूज दीजिए, मुझे 5 स्टार दीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाएगी विद्यापीठ की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी मैं 2 मिनट रुका हूं, अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, जो आप लोगों के सवाल हैं अब मैं वो लूंगा। ओके, समारा इज आस्किंग एनसीईआरटीज कैसे पढ़ें। देखिए समारा, सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ने की है। हमारा यहाँ क्या सिस्टम है, और जैसे मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का टीचर हूं, तो मैं अपनी एनसीईआरटीज के बारे में बात करूंगा कि योगेंद्र यादव की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क,
कि भारत का संविधान कैसे चलता है, कैसे कार्यकाल है उसका, तो वो एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब करता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, वो मैं खुद बताता हूँ बच्चों को। तो उसके साथ मैं पॉलिटी की एक लक्ष्मीकांत वाली बुक प्रिस्क्राइब करता हूँ, प्लस मेरे नोट्स होते हैं। और उसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए यूजुअली जो एनसीईआरटीज हैं वो प्रिस्क्राइब करता हूँ मैं प्रीलिम्स के लिए, प्लस मैं कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बच्चों को दिया करता हूँ। मेरे खुद के प्रिपेयर्ड हैं, जो मैं करंट से उठा रहा हूँ, हिंदू से उठा रहा हूँ, एक्सप्रेस से उठा रहा हूँ, जनसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया से उठा रहा हूँ, वो नोट्स मैं आप लोगों को देता हूँ। तो हर टीचर का अपना हिसाब है। अब हिस्ट्री के कुछ टीचर तो बोलते हैं कि पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ टीचर बोलते हैं नई वाली एनसीईआरटी पढ़ो। तो मुझे नहीं पता कि ये पुरानी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वो हमारे अलग अलग टीचर्स जो हैं वो ही बताते हैं। मैं कह दूंगा कि उनको एक लिस्ट आपको दे दें, यूजुअली ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़कर आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें उसको, फिर उसमें से नोट्स बना लें, ताकि फिर से आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार पढ़िए एनसीईआरटी, फिर उसके दो बार पढ़ के उसके नोट्स बनाइए, फिर ताकि सारी उम्र आपको एनसीईआरटी छेड़ने की जरूरत ना पड़े। फिर आप बढ़िया वाली बुक्स जो है, मोटी वाली बुक्स जो हैं, उनमें आप आ जाइए, एडवांस लेवल। ऑल राइट सुनील कुमार जी, थैंक यू। ओके कुलदीप, ये मैं कल दसांगा बच्चे, ऑप्शनल ਲਈ मैं एक सेमिनार रखा है अपना। ओके तरुण कुमार, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, ओल्ड एनसीईआरटी पहले लिखी गई थी, न्यू एनसीईआरटीज अब लिखी गई हैं। यूजुअली हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज कही जाती हैं, ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटीज कही जाती हैं, क्योंकि हिस्ट्री पुरानी है तो पहले का सिलेबस काफी ज्यादा कवर्ड था उसमें। नई वाली एनसीईआरटीज में इतना मसाला नहीं मिलता, लेकिन नई वाली एनसीईआरटीज के भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो मैं हिस्ट्री का कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री शाहिद अली जी लेते हैं हमारे यहाँ, तो मैं उनके मामलों में दखल अंदाजी नहीं देता ज्यादातर। तो मैं इस बात से, आप उनसे बात कर सकते हैं, मैं शाहिद सर से आपकी बात करवा दूंगा किसी दिन, या एक वो सेमिनार ले लेंगे, तब आप उनसे पूछ लीजिएगा हिस्ट्री की एनसीईआरटीज, है ना। मेरे लिए पॉलिटी की नहीं चाहिए जी। जी सर, मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैथ्स ऑप्शनल ले सकती हूँ, या जो जीएस में हेल्प करेगा वो ऑप्शनल हूँ। ओके समायरा, व्हाई डोंट यू टॉक टू अस समायरा। आप ऐसा करिए, यू आस्क माय पर्सनल नंबर फ्रॉम विद्यापीठ पर वहां रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मुझे शुभम सर से बात करनी है, और वो मुझसे आपकी बात करवा देंगे, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज्यादा डीप आपके पर्सनल डाउट्स हैं, यू कैन क्लियर इट विद मी, ठीक है। ऐसे अभी ये जेनरिक डाउट अगर आप मुझे पूछेंगे तो वो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। बाकी आप डिटेल में मुझसे कभी भी बात कर सकती है समायरा, आई हैव नो इश्यूज। मैं हर बच्चे पर ध्यान देता हूँ और हर बच्चे का डाउट क्लियर करूंगा, डू नॉट वरी। वो हमारी क्लासेस में भी और सेमिनार्स में भी है, वी हेल्प एवरी चाइल्ड, सो डोंट वरी। आप ऑप्शनल का अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहती हैं, अपने मैथ्स ऑप्शनल का, यू टॉक टू मी आफ्टर दिस सेमिनार। एनी अदर डाउट गाइस? कोई और किसी को कोई टेंशन, कोई पीड़ा? चलिए फिर आज का सेमिनार यही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करिए। इंस्टा और टेलीग्राम पर बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेटिव चीजें आती हैं, ऐसे बहुत सारे और सेमिनार लगेंगे, बहुत सारे और टीचर्स के आएंगे, टॉपर्स की टॉक्स होंगी, बहुत सारे टॉपर्स हमें मिला करेंगे वहां पर। तो आप उन जगह आइए और वो चीजें करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बहुत सारा कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। फाइन, एंड कोई क्वेरी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन।